नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेमिनरी है, यानी मकतब है। यहाँ 30 अक्टूबर को एक सम्मेलन बुलाया गया है और वो सम्मेलन बुलाया गया है जो मदरसे दारुल उलूम से जुड़े हुए हैं उनकी जो संस्था है जिसका नाम है कुल हिंद राब्ताए मदारिस इस्लामिया। इस संगठन में के तहत और देवबंद से जुड़े हुए जो मदरसे हैं देश भर में, उनकी संख्या है 4500, यानी 4500। इनका घोषित उद्देश्य क्या है इस बैठक का, इस जलसे का या इस सम्मेलन का, कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाए और कैसे आज के समय के अनुकूल बनाया जाए। लेकिन मामला वो है नहीं। इस मुद्दे पर ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर 2 सम्मेलन देवबंद में हो चुके हैं। एक अरशद मदनी कर चुके हैं और दूसरा उनके भतीजे जो है महमूद मदनी कर चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद में ये सम्मेलन दूसरे कारणों से बुलाया गया। कारण ये है कि उनको एक ख़तरा नज़र आ रहा है और ख़तरा उनके लिए, उनके लिहाज से बहुत गंभीर है। और ये उनकी सुरक्षा को ख़तरा नहीं है, उनकी बादशाहत को खतरा है। उनका जो राज है, उन्होंने जो राजपाट 75 साल में बनाया, मैं उससे पहले की, आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 75 साल एक सेकुलर कंट्री में को जिस तरह से उन्होंने सेमी इस्लामिक बनाया, वो जो तंत्र उन्होंने खड़ा किया, इसमें मदद की अपने को सेकुलर कहने वाले हिंदुओं ने, खासतौर से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने। उनकी मदद से ये जो ताना बाना, ये जो तंत्र तैयार हुआ, उस पर खतरा है। जो मुस्लिम समाज का अशरफ वर्ग है उस पर खतरा है। आम मुसलमान के लिए कोई खतरे की बात नहीं। आम मुसलमान की ज़िंदगी पर जो फैसले सरकार से, अदालत से हो रहे हैं, उनका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि किसी आम मुसलमान ने वक्फ के नाम पर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया है। ये कब्जे का जो सिलसिला है, अब देखिए 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इनके बीच में काफ़ी चर्चा है और बड़ी चिंता है। और चिंता की वजह ये है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो भी कदम उठा रही है, जो काम कर रही है, वो एक भी काम अभी संसद के जरिए नहीं हुआ है। यानी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके, जिसको ये मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, उसके जरिए बहुसंख्यकवाद का जो नारा देते हैं, जो जितने सेकुलर और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो लोग हैं, कि नरेंद्र मोदी देश में बहुसंख्यकवाद चला रहे हैं और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, और उनका अल्पसंख्यक से मतलब केवल मुसलमानों से होता है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका समय बुरा आ रहा है। तो किसी मुसलमान का समय बुरा नहीं आ रहा है। ये जो मुसलमानों के नाम पर दुकानें चलाते थे, उनका समय बुरा आ रहा है। जो मुसलमानों के नाम पर अपनी गोटियां सेकते थे, अपनी गोटी लाल करते थे, उनका बुरा समय आ रहा है। ये जो मुसलमानों के रहनुमा होने के नाम पर अपने परिवार और अपने लोगों की संपत्ति बढ़ाने, उनको राजनीतिक हैसियत दिलाने, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा में भेजने, मंत्री बनाने, इसका जो धंधा करते थे, इस जो धंधे में शामिल थे, उनका बुरा समय आ रहा है। उनके लिए मुश्किल हो रही है। और एक तरफ से नहीं, उन पर जो मुसीबत इस बार आ रही है वो चौतरफा है, बल्कि कहें कि 10 दिशाओं से आ रही है। और किस तरह से आ रही है? सरकार जो भी काम कर रही है वो अदालत के जरिए, प्रशासनिक फैसलों के जरिए और कानून के जरिए। एक भी काम सरकार ने ऐसा नहीं किया है जिसको आप कह सकें कि इसमें कानूनी पक्ष को इग्नोर किया गया है, या कानून को धता बताकर, या कानून की उपेक्षा करके, या अभी तक ये ऐसा भी नहीं हुआ कि कानून को बदल कर हुआ। और इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की घोषणा से। उसके बाद दूसरा कदम हुआ कि जो वक्फ के नाम पर जो संपत्तियां हैं, उनकी पहचान, कैसे उन पर कब्जा किया गया, कैसे उनको वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया। ये जो 1989 का शासनादेश था, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रद्द कर दिया।
उसके बाद से इन संपत्तियों की पहचान हो रही है और जो मदरसों के सर्वे पर रिपोर्ट है वो आने वाली है और इसका जिम्मा सौंपा है जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं दानिश अंसारी उनको। तो कहीं से भी सरकार ये रूप नहीं देना चाहती कि ये हिंदू और मुसलमान का मामला है। कहीं से भी सरकार ये मौका नहीं देना चाहती इस सेकुलर और कम्युनल बिरादरी जो है उसको कि इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दे के रूप में भुना सके, उसका राजनीतिक लाभ उठा सके। सरकार की ओर से किसी ओहदेदार, बड़े ओहदेदार ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है जिससे ये मौका मिले इनको। छटपटाहट जो है वो लेफ्ट इकोसिस्टम में ये है कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनकी ओर से कोई बयान इस तरह का क्यों नहीं आ रहा है जिसका हम राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें, कि वो कहें कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं या मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं। ऐसा सरकार न कुछ कर रही है और न वो बोल रही है। जब कर नहीं रही है तो बोलेगी क्यों? तो इसलिए दिक्कत वहाँ हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जो कुछ हो रहा है कानून के जरिए हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है? जो 5 मुद्दे सबसे ज़्यादा इस समय चिंता का सबब बने हुए हैं, ख़ास तौर से अशरफ समाज के लिए, मुस्लिम बिरादरी के अशरफ समाज जो है उसके लिए, जो इस देश पर राज करता रहा है, जो गरीब और अनपढ़ मुसलमानों के नाम पर अपना धंधा चलाता रहा है। तो पहला मैंने कहा कि हुआ मदरसों का सर्वे, उसका आदेश हुआ। फिर दूसरा हुआ वक्फ की संपत्ति, और वक्फ की संपत्ति को ऐसे ही आप जो है वक्फ बोर्ड चाहे और मनमाने तरीके से सर्वे करके घोषित कर दे, वो अधिकार एक तरह से ख़त्म हो गया। तीसरा वक्फ एक्ट, चौथा पीएफआई पर बैन, पांचवा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस और सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर से अलग अलग मामलों की सुनवाई शुरू होने वाली। तो जो कुछ होगा, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का आएगा, सरकार उसको लागू करेगी। अब आप इस अंतर को समझिए। यही काम अगर सरकार कोई विधेयक लाकर सरकारी आदेश के जरिए करती तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को और मुसलमानों के इन तथाकथित रहनुमाओं को मौका मिलता ये बताने का कि देखिए मोदी सरकार कितनी मुसलमान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। वो मौका मिल नहीं रहा है। आप देखिए माहौल किस तरह से बदला है। 2011 को याद कीजिए। 2011 में गुजरात के एक मुस्लिम स्कॉलर को देवबंद दारुल उलूम का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। उनका नाम था मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी। वो मॉडरेट थे थोड़े, तो उस तरह के कट्टर नहीं थे, इसलिए बहुत से लोगों को नापसंद थे। उनकी नियुक्ति जनवरी 2011 में हुई, तभी से विरोध होने लगा। वहाँ के छात्रों को उनके खिलाफ भड़काया जाने लगा। आखिर में उनका एक बयान, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि गुजरात के मुसलमानों को 2002 के दंगों से आगे देखना चाहिए। गुजरात में मुसलमानों के लिए विकास के और रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। इसे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा माना गया और इसी आधार पर फरवरी में 23 फरवरी को उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई गई और जांच कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके अगले दिन उनको मजलिस शुरा की बैठक बुलाकर उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनसे कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आपको निकालना है तो निकाल दीजिए, तो उनको निकाल दिया गया। और मजलिस शुरा, आप बताइए कि ये नाम आप सोचिए कहाँ से आया है। ये प्रॉफेट मोहम्मद की जो गवर्निंग काउंसिल थी उसका नाम था। वो नाम अब भी चल रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये इस नाम का इस्तेमाल किसी इस्लामिक कंट्री में हो तो समझ में आती है बात। एक सेकुलर कंट्री में इस नाम का इस्तेमाल उनकी मानसिकता को दर्शाता है, बताता है कि किस तरह से वो सेकुलर कंट्री में भले रह रहे हों, एक धर्मनिरपेक्ष देश में भले रह रहे हों, लेकिन उनकी निगाह में उनका लक्ष्य जो है वो इस्लामी स्टेट ही है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा ही है। यानी वो कैलिफेट का, खलीफा का राज जो स्थापित करने की अवधारणा है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसको मानते हैं, अभी तक मानते हैं।
तो ये जो बैठक हो रही है, पहले 30 को सम्मेलन होगा एक मस्जिद में, और उससे पहले 29 तारीख को जो है उनकी वर्किंग कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी बैठक होगी। लेकिन इसमें भले ही कहा गया हो कि ये मदरसों की हालत, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर में सुधार पर विचार करने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो मदरसों में आज तक जो पढ़ाया जा रहा है, वो समय समय पर जो ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं उसमें कुछ विचार किया गया होता। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्य सरकार ने मदरसों में बदलाव किया, उनके पहले करिकुलम में बदलाव किया, फिर उनकी जो है व्यवस्था में बदलाव किया, जो एडमिशन का सिस्टम है उसमें बदलाव किया, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में बदलाव किया, उसके बाद कंपलसरी किया रोज़ स्कूल की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान गाया जाएगा, और राष्ट्रीय महत्व के दिनों में यानी 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा। ये सब लागू किया, और वहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, मैथमेटिक्स की पढ़ाई, ये सब शुरू कराया। तब तक मदरसों को चलाने वाली इस संस्था को कभी ख्याल नहीं आया कि ये सब होना चाहिए था। तो ये हारे को हरिनाम वाला मामला है। अब जमाते उलमाए हिंद कह रही है कि सरकार से कोऑपरेट करना चाहिए मदरसों को। ये वही संस्था है जो आतंकवादियों के लिए वकील और कानूनी सहायता मुहैया कराती है। अब उसी पर उसके अंदर से जो है दूसरे मुस्लिम संगठनों यानी जमाते इस्लामी की ओर से आरोप लग रहा है कि ये लोग मिल गए हैं बीजेपी से। तो ये माहौल में बदलाव आया है। इस माहौल में बदलाव के कारण इनकी भाषा ऐसी है। इस माहौल में बदलाव के कारण ही एजेंडा इस सम्मेलन का ये रखा गया है। लेकिन ये एजेंडा वास्तविक एजेंडा नहीं है। इस एजेंडे की आड़ में इस बात पर विचार करना है, उनकी ये बादशाहत जो लगातार ख़त्म होती जा रही है, उसको बचाने के लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें। और फिर कह रहा हूँ, उनकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकार कुछ भी राजनीतिक रूप से नहीं कर रही है। सब कानून के जरिए हो रहा है, कानून के रास्ते, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते, जहाँ बोलने की गुंजाइश, आरोप लगाने की गुंजाइश न रहे। तो इस तरह से जो कुछ हो रहा है बदलाव, और साथ साथ उनको एक्सपोज भी किया जा रहा है कि किस तरह से दुरुपयोग करते रहे। सत्ता में जो लोग बैठे थे, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कैसे ये सब होने दिया, किस तरह से इस देश को सेमी इस्लामिक स्टेट बना दिया गया है। बनाने की कोशिश नहीं हुई, सेमी इस्लामिक स्टेट बना दिया गया है। जो कानून, जो व्यवस्थाएं, जो शरिया की व्यवस्थाएं इस्लामिक देशों में लागू होती हैं, उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर लागू हैं। और कहने को ये सेकुलर स्टेट है। इन पर ज़रा भी सवाल उठाइए तो सवाल होता है कि ये माइनॉरिटीज़ पर हमला है। लेकिन सवाल ये है, बार बार एक ही सवाल, कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। तो संविधान की व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। संविधान सबसे बड़ा धर्म है, ये प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा था जब संसद के दरवाजे पर उन्होंने माथा नवाया था, और उसके बाद संविधान की प्रति को माथे से लगाया था। तो ये सरकार संविधान के मुताबिक चल रही है, ये सरकार कानून के मुताबिक चल रही है, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चल रही है। और ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। इनमें से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार राजनीतिक रूप से आक्रामक हुई हो या उसकी ओर से कोई इस तरह का बयान दिया गया हो। अब समस्या इनकी केवल ये नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। समस्या ये है कि इन सब के पीछे जो फंडिंग है, चाहे पीएफआई को मिलने वाली फंडिंग हो, चाहे मदरसों को मिलने वाला पैसा हो, इन सब की भी जांच हो रही है। कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, किन लोगों के पास जा रहा है, किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए कि क्या स्थिति बन गई थी देश की कि केरल के बारे में एनआईए ने बताया कि 873 पुलिस वाले पीएफआई से मिले हुए थे। पहले से सूचना दे देते थे, पुलिस के अंदर की सारी जानकारी दे देते, और उसके अलावा उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होने वाला है, कोई रेड होने वाली है, उसकी जानकारी दे देते थे। ये सिर्फ केरल का आंकड़ा है, देश के दूसरे राज्यों में भी ये स्थिति थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस सिस्टम में कहाँ तक पहुँच गए थे, किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, कितनी बड़ी योजना थी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की। इस देश में गृह युद्ध की तैयारी जैसी थी।
इसलिए 30 अक्टूबर के इस सम्मेलन में जो कुछ होने वाला है इस पर नज़र रखिएगा। इससे और समझ में आएगा कि सरकार के इन कदमों का क्या असर हुआ है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।